अच्छा, कोई ये रिपीट करेगा? सर, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, बेसिकली जो डिफरेंस है बिटवीन नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइटिस एंड प्राइमरी हेपेटिक जिंजाइवोस्टोमाटाइटिस इज कि ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि फ्यूजोस्पायरोचीटल कॉम्प्लेक्स और एनारोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि पीवीएस। पंच्ड आउट होते हैं अल्सर्स, और येलोइश ग्रेइश स्यूडोमेम्ब्रेनियस जो है ना इसके वो मार्जिन होते हैं, एंड इज वेरी पेनफुल। इस वजह से पेशेंट जो है वो ब्रशिंग नहीं कर सकते, एंड बिकॉज ऑफ दैट जिंजिवाइटिस अकर्स, हेलिटोसिस होता है बहुत ज्यादा। फीवर और लिम्फेडेनोपैथी इसमें इतनी नहीं कॉमन होती। सिम्टम्स जो है ना वो 5 to 7 डेज तक होते हैं, जो अक्यूट सिम्टम्स हैं। और कुछ उसमें ये बोला गया है कि वायरल वो भी होते हैं इनमें। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, उसमें स्मोकिंग है, माल न्यूट्रिशन है, स्ट्रेस है। मैनेजमेंट में जो है ना हम सबसे पहले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को कम करेंगे, उसके बाद जो है ना सॉफ्ट टूथब्रश यूज करेंगे। स्केलिंग अगर हमने करना भी है तो वो हम विद एनेस्थीसिया करेंगे। मेट्रोनिडाजोल 200 मिलीग्राम जो है ना वो अगेंस्ट एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट बहुत वो होता है, पोटेंट होता है। और क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश यूज करेंगे, और उसके साथ हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं माउथ वॉश अगर उसमें हो तो। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। बहुत अच्छा रिकैप बताया। अब तीन टॉपिक हमारे हो गए। अब चौथा टॉपिक जो है वो है क्रॉनिक जिंजिवाइटिस। क्रॉनिक जिंजिवाइटिस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दो। इसमें सिर्फ की पॉइंट्स याद कीजिएगा। की पॉइंट 12.5 याद कीजिए, सॉरी की पॉइंट्स की कहाँ है, इसके अगले पेज में। की पॉइंट 12.6 याद कीजिएगा क्रॉनिक जिंजिवाइटिस की, कि वो होता है तो प्लाक की वजह से होता है, और इसके अंदर लिम्फोसाइट डोमिनेशन होती है। जिंजिवाइटिस के अंदर, क्रॉनिक के अंदर लिम्फोसाइट प्री डोमिनेशन होती है। और ये मोस्टली जो लिंक्ड होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये प्यूबर्टी से लिंक्ड होता है। कि उसमें क्योंकि जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, और जो क्या कहते हैं, ब्लड लेवल के अंदर सेक्स हार्मोन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिक जिंजिवाइटिस होता है। तो ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात है, अदरवाइज क्रॉनिक जिंजिवाइटिस पे कोई सवाल नहीं आने वाला। अब हार्मोन्स का क्या रोल है? एस्ट्रोजन जो है वो क्या करते हैं, सेल्यूलैरिटी बढ़ा देते हैं टिश्यूज की। टेस्टोस्टेरोन और प्रोग्रेस्टोरिन क्या करते हैं, वो वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं, तो फिर जल्दी से न्यूट्रोफिल वगैरह आ जाएंगे, और सारे इम्यून सेल्स आ जाते हैं। एस्ट्रोजीन सेल्यूलैरिटी बढ़ाते हैं, वो गैस्ट्रोस्टेरोन वो बढ़ाते हैं, परमेबिलिटी बढ़ाते हैं। और तीसरे नंबर पे एस्ट्राडियोल जो है, एस्ट्रोडियोल जो है वो क्या करता है, वो ब्लैक पिगमेंटेशन वगैरह देता है। तो ये बस बेसिकली काम है। क्रॉनिक जिंजिवाइटिस इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर इतना ध्यान मत दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। जो मैंने बताया की पॉइंट्स याद करें, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। बीसीक्यू आएगा ज्यादा से ज्यादा। एक्सक्यूज मी अब एक सर। होम। जी। सर, ये अक्यूट क्रोनिक अभी हमारी लास्ट वीक हमारे अपने डिपार्टमेंट डिस्कशन हो रही थी ना, तो सर कंप्लीटली डिसरिगार्डेड दिस कि ये अक्यूट क्रोनिक देयर इज नथिंग लाइक दिस। अभी हम लोग जो है वो पेरिडोंटाइटिस में स्टेजिंग और ग्रेडिंग पे चले गए हैं, बिल्कुल न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जी तो बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह रहे थे। इसको हम लोग मतलब क्रोनिक तो अब हम बोल भी नहीं सकते इसको, अकॉर्डिंग टू न्यू 2017 क्लासिफिकेशन। तो बिल्कुल इसको ऐसा हम ही। लोगों को फिर भी ये पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे कि नहीं? आईएमएम लेवल के हिसाब से कर सकते हो, बाकी और फाइनल ईयर वाले डेफिनेटली करेंगे। बाकी पार्ट टू में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और इवन ओवरऑल्स की कोई वैल्यू नहीं है, सब डिसरिगार्ड हो चुका है। इवन इस तरह तो फिर क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस और अग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो फिर इतना। सर वो हाँ। ही इज एन एग्जामिनर ना, हमारे चेयरपर्सन, तो उन्होंने उसी वक्त स्टॉप कर दिया था कि मतलब आईएमएम लेवल के लेवल पे भी आपको ये बातें नहीं पता होनी नहीं तो चाहिए, थ्योरी आपको बिल्कुल नहीं। आईएमएम के थ्योरी लेवल पे तो वो तो सवाल आता है ना, अग्रेसिव पे भी सवाल आते हैं, और इस तरह चीजें सवाल आती हैं, तो वो आपको तो वैसे ही करना पड़ेगा। बट अगेन मेरी शायद एक वीडियो भी है मेरे चैनल पे, उसमें मैंने स्टेजिंग का कॉन्सेप्ट पार्ट टू वालों के लिए मैंने बताया हुआ है। एक पार्ट टू प्रिपरेटरी सीरीज है, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है, वो जितना मुझे याद आ रहा है मैंने बताया हुआ है, स्टेजिंग और ग्रेडिंग का बताया हुआ है। और सर वो उनको हमने पढ़ी हुई है, हमने पेरियो में पढ़ तो अभी बस बिल्कुल बस बस रिसेंटली आपको पढ़ी। वो भी याद रखनी है, वो भी याद रखनी है, दोनों याद कर लो, दोनों ओके। चीजें याद हो। हाँ। ओके, थैंक
इस तरह तो फिर ट्रॉमा में भी आते हैं, तो ट्रॉमा तो वल्बेरी की तो फिर कोई वैल्यू नहीं है, बहुत बातें गलत लिखी हुई हैं, लेटेस्ट गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट सर गाइडलाइन। उन्होंने यही कहा है कि एग्जाम में आप लोग लेटेस्ट गाइडलाइंस लिखोगे, इवन जो एंडोपेरियल लीजन की भी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है आपने वो लिखनी है। और अगर आपने रेफरेंस देना है तो आप पीओपी लिख सकते हो। आपने ये ट्रॉमा की जो मैनेजमेंट देनी है वो सारी लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देनी है। आपने पुरानी कोई गाइडलाइन आप जो है वो आपका क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा इस हाँ, बात लेकिन पे। बहुत रेयर एग्जामिनर है, ये अच्छी बात है, आपके एग्जामिनर में ये क्वालिटी है, लेकिन 90% एग्जामिनर हमारे आउटडेटेड है, उनको खुद नहीं पता कि लेटेस्ट गाइडलाइंस क्या है, क्या चीज़ है। तो जब हम बात करते हैं तो उल्टा पिटाई हो जाती है कि क्या बता रहे हो, इस तरह कुछ है नहीं। तो बेहतर है कि सेफ प्ले करना चाहिए या दोनों बता देना चाहिए। डिपेंड करता है एग्जामिनर कौन है, अगर आपका एग्जामिनर कभी भी आपका वाइवा नहीं लेगा, आपको दूसरे ही मिलते हैं। ऑब्वियसली। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर अगर इस तरह था तो फिर आईएमएम लेवल पे तो हमें बुक को फॉलो करना है, तो बुक में जो चीज होगी अगर हम वो लिखें तो उस पे फिर मार्क्स तो नहीं कटेंगे क्या अगर बिल्कुल नहीं एग्जामिनर। कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे, आप बिल्कुल बुक को ही फॉलो करें, बुक को ही फॉलो करें। मतलब हमने लेटेस्ट गाइडलाइन अगर पढ़ी भी है तो हम वो ना लिखें, जो ट्रॉमा के क्वेश्चन है वो हम ट्रॉमा की अगर पीओपी और अगर वलबरी मैं पे लिखें। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं होता तो मैं दोनों लिखता, और मैंने पार्ट 2 में भी दोनों ही लिखा था, मुझे दोनों याद थे। तो मैंने ये भी लिखा था वो एक जवाब लिख के लिखा कि रेफरेंस लेटेस्ट गाइडलाइंस, दूसरा जवाब लिखा अल्टरनेटिव आंसर रेफरेंस वलवेरी। तो मैंने तो दोनों लिखा था, तो अगर दोनों याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दोनों याद नहीं हो रहे हैं तो फिर किताबें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट अभी नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन एक्चुअल में अब क्लिनिकल ओपीडी में या अपने क्लिनिक स्पेस लेटेस्ट गाइडलाइन को ही फॉलो करना है। इवन एक आगा खान में बड़ा सेमिनार हुआ था जिसमें तकरीबन सारी मैं तो ऑनलाइन सुन रहा था, तो उसमें ना कोई बात चल रही थी, हाँ, कोई अब एवल्जन के हवाले से ना। तो वो जो पैनलिस्ट थे वो भी गलत जवाब दे रहे थे, बड़े बड़े पैनलिस्ट आए हुए थे, बाहर की भी आए हुए थे कुछ, वो भी गलत बोले जा रहे हैं, और उधर सारे सुपरवाइजर एग्जामिनर सब उस बात की तायीद कर रहे हैं, जबकि हम लोग आईटी हॉल में सुन रहे थे, मेरे सुपरवाइजर हम सब सारे बैठे हुए थे। तो मेरा बहुत दिल किया कि यार मैं उठ के बोलूं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेटेस्ट गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है, इत्तेफाकन उस वक्त मुझे पेज नंबर भी याद था, वो कौन से पेज नंबर पे लिखा हुआ है। लेकिन हिम्मत नहीं हुई, मैंने कहा छोड़ दो, मैं कौन सा लाइव था नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन था, तो एक तो वो कम्युनिकेशन गैप आ रहा था। लेकिन खैर दिल ही दिल में सोच रहा था, तो उधर ही एक आग खान के एग्जामिनर हैं और सुपरवाइजर हैं, डॉक्टर फहद नाम है, वो उठे, उन्होंने वही दो बातें बोली जो मेरे जहन में थी, लेटेस्ट गाइडलाइन को कोट करते हुए। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ उन्होंने वो बात की थी उस वक्त लेटेस्ट गाइडलाइन की, बाकी किसी ने बात नहीं की थी, बाकी सब वो वलबेरी वाली पुरानी बात कर रहे थे। तो इन शॉर्ट सेफ रहो, और आईएमएम के हवाले से तो बिल्कुल सेफ रहो। फिर पार्ट 2 में दोनों कर लेना, तब इतना स्टेमिना एनर्जी होती है कि बंदा ज्यादा चीजें याद कर सकता है। थैंक यू सर। अब आते हैं हाँ, एक और होम बेस्ड केयर, इस पे कोई सवाल नहीं आएगा, बट ऐसे ही सुन लो कि क्या होता है होम बेस्ड केयर। फ्लोराइड टूथ पेस्ट, अब सब टूथ ब्रशिंग कब से स्टार्ट करनी है, जब पहला दांत था, ये बातें हो चुकी थी पहले। कितनी पीपीएम होनी चाहिए, 1000 पीपीएम होनी चाहिए कम से कम, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए, वलबेरी कहता है, समिट अलग बात कहता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो वलबेरी के मुताबिक 1000 पीपीएम होना चाहिए। और अगर 3 साल से बड़ा बच्चा है तो फिर 1350 to 1500 पीपीएम फ्लोराइड होनी चाहिए। 3 साल से छोटा है तो 1000 पीपीएम होनी चाहिए। और पी साइज होनी चाहिए, 3 साल से बड़ा है, 3 साल से छोटा है तो सिमियर साइज होनी चाहिए। पेरेंट सुपरविजन 7 साल की उम्र तक होना चाहिए, बीसीक्यू के हवाले से बता रहा हूँ, 7 साल की उम्र तक पेरेंट सुपरविजन करेगा, या जब तक बच्चे को मैनुअल डेक्सटेरिटी आ रही है। इसके अलावा पावर टूथब्रशेस बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, तीन चीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद है। नंबर 1 बच्चों के लिए, नंबर 2 छोटे बच्चों के लिए, नंबर 1, नंबर 2 वो बड़े बच्चे जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है, मैनुअल डेक्सटेरिटी का इश्यू है, और नंबर 3 ऑर्थोडोंटिक पेशेंट्स वाले। इन तीनों के लिए जो पावर्ड यानी कि जो पावर्ड टूथब्रशेस होते हैं, अब वो यूज किए होंगे आप लोगों ने, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं उनमें जो रिसर्च की गई, तो एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर अच्छा काम करते हैं, मैनुअल और पावर्ड। लेकिन फिर भी रिजल्ट में ये आया था रिसर्च में कि पावर्ड वालों में प्लाक रिमूवल ज्यादा अच्छा हुआ था। तो इसका पता चला कि उसका इसका उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि ज्यादा इफेक्टिव इसलिए था क्योंकि जो बच्चों के अंदर पावर टूथब्रश की एक एक्साइटमेंट अलग होती है,
उस एक्साइटमेंट में आकर वो अच्छी सी ब्रशिंग करते हैं, एक नया ब्रश देखते हैं ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और फिर वो ज्यादा एफर्ट लगाते हैं, जबकि मैनुअल में बच्चों में वो एक्साइटमेंट नहीं होती तो वो एफर्ट नहीं लगाते हैं। तो यहाँ बात है एफर्ट लगाने की इटसेल्फ। तो ब्रश की अंदर कोई खास बात नहीं है कि वो प्लाक अच्छा रिमूव करता है या दोनों अच्छा रिमूव करते हैं, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों में मैनुअल डेक्सटेरिटी नहीं है, या बहुत छोटे बच्चे हैं, या ऑर्थोडोंटिक पेशेंट है, उनके लिए साबित है पावर टूथब्रश ज्यादा अच्छा है। सवाल मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, बीसीक्यू वगैरह अगर पूछ लिया। फ्लॉसिंग बच्चों को बेसिकली तब करानी पड़ती है जब मैनुअल डेक्सटेरिटी आ जाए, अदरवाइज कराने की जरूरत नहीं है। अगर हाई कैरियस रिस्क है, सिर्फ उनको भी पेरेंट सुपर पेरेंट ही करवाएगा फ्लॉसिंग, बच्चा खुद नहीं करेगा। इसके अलावा ये याद करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक। चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है जिंजाइवल इनलार्जमेंट। 3 ड्रग्स के नाम याद करो जो जिंजाइवल इनलार्जमेंट कराते हैं। नंबर 1 फिनिटोइन, ये एक एंटी कन्वल्जेंट है, यानी कि एंटी एपिलेप्टिक है। एपिलेप्सी यानी कि सीजर्स, सीजर्स होते हैं पेशेंट को, उनको दी जाती है दवाई फिनिटोइन। दूसरी दवा का नाम है साइक्लोस्पोरिन, ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट है, यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है जब भी, तो फिर क्या होता है कि इम्यून सेल अटैक करते हैं उस ऑर्गन की तरफ, ताकि और उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए इम्यूनो सप्रेसेंट दी जाती है उस ड्रग को, ताकि इम्यून सेल्स को वो काबू में रखे। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स तब इस्तेमाल की जाती है, एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन। तीसरी जो दवा का नाम है वो निफिडिपिन है, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जो आपको पता है कि हार्ट डिजीज के लिए होती है। फिनेटोइन जो जिंजाइवल इनलार्जमेंट कराता है वो सबसे ज्यादा कराता है, बीसीक्यू का पॉइंट 50% दांतों में करवाता है। कैसे करवाता है? ये इस तरह करवाता है कि ये कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, बस इतना याद करो कि जो जिंजावा के कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन है ना, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली साइज बड़ी हो जाएगी। बस खत्म, और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। साइक्लोस्पोरिन जो है वो 2 तरीकों से कराता है। नंबर 1 वो कराता है, नंबर 1 30% दांतों में करवाता है, और 2 तरीकों से करवाता है, कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ाता है और कोलेजन का टूटना कम कर देता है, ठीक है ना। कोलेजन की प्रोडक्शन भी बढ़ाता है और उसका टूटना भी कम कर रहा है, जब टूटना कम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं, तो दोनों इफेक्ट आ गए ना, इनहिबिटरी इफेक्ट भी आ गया और पॉजिटिव भी इफेक्ट आ गया। अब जो तीसरा है निफिडिपिन, वो क्या करता है, वो प्रोडक्शन को तो नहीं बढ़ाता, लेकिन वो आ, उसके ब्रेकडाउन को रोकता है, तो फिर क्या होगा, कोलेजन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो जो पहला वाला ड्रग है वो सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो तीसरा वाला है वो उसको टूटने से रोकता है सिर्फ, जो दूसरा वाला है वो दोनों काम करता है। तो इस तरह याद कर लो, और ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत ही नहीं है। मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, आपको अच्छे से ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, स्केलिंग पॉलिशिंग वगैरह, प्लाक, क्योंकि जब इनलार्जमेंट होती है ना, तो प्लाक एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, और फिर ऑटोमेटिकली साथ में जिंजरवाइटिस भी हो जाता है, तो अच्छे से प्लाक कंट्रोल वगैरह करना है। और उसके बाद आपको जिंजर, अगर ड्रग चेंज कर सकते हो तो ड्रग को चेंज करो। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, फिनिटोइन को चेंज करके कार्माजेपिन दे दो, या फिर वेलप्रोइक एसिड दे दो, ये दूसरी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, तो ये कर सकते हो आप। और तो ड्रग चेंज कर लो, लेकिन फिजिशियन के पूछने के बाद। और उसके अलावा जिंजाइवल भी कर सकते हो, जिंजाइवा को काट दो, और फिर जिंजाइवो प्लास्टी भी कर सकते हो, मतलब उसकी कॉन्टोरिंग कर सकते हो। इतना ही याद करो, काफी है। अब सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं जिंजाइवल इनलार्जमेंट के? सबसे पहले जो इफेक्ट होता है ना, याद रखे 3 से 4 महीने बाद होता है। मैंने ड्रग आज के दिन खाई, अब 3 महीने के बाद सबसे पहले क्या होगा, जो मेरा इंटरडेंटल पेपिला है ना वो बड़ा हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा, मेरा जो लेबियल टिश्यूज, लेबियल मार्जिनल जिंजाइवा बड़ा होगा, और फिर लिंगुअल मार्जिनल जिंजाइवा बड़ा होगा। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो इंटरडेंटल पेपिला से सबसे पहले स्टार्ट होता है। और याद रखें, एंटीरियर जो पार्ट ऑफ माउथ है, एंटीरियर टीथ ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, पोस्टीरियर टीथ इतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते, तो एंटीरियर टीथ में ज्यादा होता है। यहाँ तक कि आपके टिश्यूज इतने बड़े हो जाते हैं कि खाना पीना आपका, बहुत एक्टिविटीज मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन जो जिंजावा का कलर है ना वो पिंक होता है, रेड नहीं होता, पिंक होता है, ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, फर्म होता है, स्टिपलिंग मेंटेन होती है। क्यों? क्योंकि ये जिंजेवाइटिस नहीं है, ये सिर्फ एक इनलार्जमेंट है, अदरवाइज जिंजावा बिल्कुल नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं बोला जाएगा। लेकिन एबनॉर्मल तब होता है जब जिंजाइवल इनलार्जमेंट की वजह से प्लाक एक्यूमुलेशन ज्यादा होती है और ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं की जाती, तो फिर जिंजेवाइटिस भी होता है, और फिर ब्लीडिंग भी शुरू होती है, और पिंकिश जिंजाइवा रेडिश में कन्वर्ट हो जाता है।
तो बस इतना याद करो, इतना काफी है क्लिनिकल फीचर्स के अंदर। कि नंबर 1 बीसीक्यू पॉइंट है, 3 से 4 महीने बाद होता है। सबसे पहले इंटरडेंटल पेपिला को अफेक्ट करता है। उसके बाद जो पॉइंट है एंटीरियर रीजन में ज्यादा होता है। ये 3 बातें तो हर हमेशा पक्का याद करो, बाकी अगर और याद करना चाहते हो तो कर लो। तो ये हमारा चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो गया। कोई रिवाइज कोई बताना चाहता है? जो बता चुके हैं उनके अलावा कोई बताना चाह रहा है? सर जिंजरएबल एनलार्जमेंट हमारे पास होती है 3 ड्रग्स की वजह से होती है, फेनोमेटोइन, साइक्लोस्पोरिन एंड निफेडिपिन। तो फेनोमेटोइन होती है वो एंटी कन्वल्सेंट होती है, साइक्लोस्पोरिन जो होती है इम्यूनोसप्रेसेंट होती है, और निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है। जो सबसे ज्यादा चांसेस मतलब करवाती है वो होती है फेनोमेटोइन 50%। तो इसमें यही होता है कि कोलाजन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, फेनोमेटोइन कोलाजन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। और वो निफेडिपिन भी साइक्लोस्पोरिन भी यही करता है कि कोलाजन की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है और कोलाजन के मतलब टूटने को भी उसको कम कर देता है। और साइक्लोस्पोरिन खाली नहीं हाँ, और निफेडिपिन खाली क्या करता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को मतलब उसकी कोलाजन के ब्रेक डाउन को स्टॉप कर देता है। और उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि वो 3 to 4 मंथ्स के बाद अफेक्ट होता है, एंटीरियर ज्यादा अफेक्ट होता है, उसमें जिंजाइवा नॉर्मल होती है। और सबसे पहले जो है वो इंटरडेंटल पेपिला इंक्रीज हो जाती है। और उसकी मैनेजमेंट वही होती है, ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, स्केलिंग, पॉलिशिंग, प्लाक कंट्रोल। और फिजिशियन के कंसर्न से आप ड्रग को चेंज कर सकते हैं, जिंजिविक्टोमी कर सकते हैं, और जिंजाइवोप्लास्टी कर सकते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर अहमद, बहुत ज़बरदस्त बताया। और मतलब कि काफ़ी ऐसा लग रहा है कि देख के आप पढ़ रही हैं। तो अगर इस तरह आप लोगों को सबको चीज़ें अगर याद हो गई ना, तो बस यू ऑल विल बी अनस्टॉपेबल। मतलब इतना अच्छा अगर बता रहे हो तो बस, तो एग्जामिनर तो माशाल्लाह स्टंट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आप लोगों को इस्तकामत है इंशाल्लाह, एग्जाम के दौरान भी इतना ही अच्छा याद हो, चाहे थ्योरी पेपर हो और चाहे वाइवा हो। अब पांचवा जो टॉपिक है वो है आर्टिफैक्टा। आर्टिफैक्टा को कहते हैं फैक्टिटियोस जिंजिवाइटस, फैक्टिटियोस या फिर आर्टिफैक्टा। आर्टिफैक्टा या फैक्टिटियोस, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जानबूझ के खुद को इंजर्ड कर देना। इसमें 2 किस्म के होते हैं, माइनर और मेजर। माइनर की फॉर माइनर में क्या होता है कि मैंने जो है ना नाखून है वो मैंने जिंजावा पे लगाए और जख्म आ गया, चोट आ गई। तो ये हैबिचुअल। या फिर फूड पैकिंग हो रही है, फूड इन्फेक्शन हो रही है, उसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। या मैं ऐसे एब्रेसिव खाने खा रहा हूँ जो कि जिंजावा को हिट कर रही हैं। या मैं पेन मुंह में डाल रहा हूँ जिसको मतलब जिंजावा को ट्रॉमा हो रहा है, और वो खुद हो रहा है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। मैं खुद ही अपने जिंजावा को ट्रॉमा दे रहा हूँ, लेकिन माइनर दे रहा हूँ, तो ये माइनर आर्टिफैक्टा होगा। और हमेशा ये हैबिचुअल होता है और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होता है। और दूसरा होता है मेजर। मेजर बेसिकली मोर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल होता है, जिसमें इंसान ज्यादा डीपर टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। उसमें लिप भी इन्वॉल्व हो सकती है, टंग भी इन्वॉल्व हो सकती है, और एक्स्ट्रा ओरल इंजरीज भी होती हैं। वो मेजर होता है। और उसमें पेशेंट का इसमें ट्रीटमेंट क्या है? एक तो ड्रेसिंग करोगे, जाहिर सी बात है, जो जख्म है उसको ड्रेसिंग दी जाएगी प्रॉपरली। और उसके अलावा जो मेन है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी की जाती है, और हैबिट भी उसकी खत्म करवाई जाएगी पेशेंट की। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इसकी मैनेजमेंट के अंदर। तो ये हो गया आर्टिफैक्टा। तो ज्यादा मेरा नहीं ख्याल शॉर्ट ऐसे आएगा, लेकिन बीसीक्यू आ सकता है, तो पता होना चाहिए। आर्टिफैक्टा या इसको फैक्टिटियोस जिंजिवाइटस कहते हैं। माइनर होता है, मेजर होता है। माइनर में सिर्फ जिंजावा लिमिटेड होता है, मेजर में लिप हो गया, टंग हो गया, या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाहर के टिश्यू, हाथ हाथ और फेस भी आ गया। तो ये है। और ये हैबिचुअल होता है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, खुद मारता है आदत की वजह से, और साइकोलॉजिकल होता है। अब एक और है रिसेशन। बच्चों में जो है, बच्चों में जिंजाइवल रिसेशन होती है या नहीं होती, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुन लो। म्यूको जिंजाइवल प्रॉब्लम, यानी कि जिंजाइवल रिसेशन बच्चों में होती ही नहीं होती प्राइमरी दांतों में। प्राइमरी दांतों में रिसेशन के बेसिकली 5 कारण होते हैं। नंबर 1, जो कैरेटिनाइज टिश्यू है, यानी कि जिंजाइवा है ना, अटैच जिंजाइवा, उसकी विड्थ बहुत छोटी है। उसकी विड्थ अगर कम है तो वो जल्दी रिसीड हो जाता है। नंबर 2 है कि जो दांतों की पोजीशन है ना, वो दांत थोड़े से ज्यादा लेबियल दांत हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि 80% जो दांत लेबियली टिल्टेड होते हैं, यानी कि ज्यादा लेबियल है। ये जैसे ना मेरे ये लेटरल इंसाइजर है, खैर अभी नजर नहीं आएगा। ये थोड़े से ना ज्यादा मेरे लेबियल ही हैं, सेंट्रल से ज्यादा लेबियल ही है। तो फिर इनमें जिंजाइवल रिसेशन होने का चांस ज्यादा है। नहीं हुई, मुझे नहीं हुई बट बचा हुआ हूँ।
लेकिन 80% ऐसे दांतों में हो जाती है। तो तीसरा कॉज ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की वजह से भी हो जाती है। चौथा कॉज ये कि टूथ ब्रशिंग अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली किया जा रहा है। पांचवा कॉज ये है जिंजेवाइटिस। तो ये 5 कॉजेस रिसेशन के बताए इन्होंने। एक तो अटैच जिंजावा की विड्थ अच्छी नहीं है या थिकनेस अच्छी नहीं है तो जल्दी रिसीड हो जाते हैं, इसको थिन बायोटाइप कहते हैं। थिन बायोटाइप जिंजावा हमेशा जल्दी रिसीड होता है। और नंबर 2 जिंजेवाइटिस, नंबर 3 ट्रोमेटिक टूथ ब्रशिंग, नंबर 4 लेबियली टिल्टेड टूथ, नंबर 5 ऑर्थोडोंटिक्स जिसकी हम कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स मतलब यानी जिसकी लेबियल मूवमेंट कर रहे हैं हम। और प्राइमरी दांतों में अगर रिसेशन हो रही है ना तो कभी भी सर्जरी नहीं करते, हमेशा कंजर्वेटिव थेरापी करते, स्केलिंग, पॉलिशिंग, क्योंकि खुद ब खुद टिश्यू वापस कोरोनली आ जाएगा और उसको कवर कर लेगा। लेकिन अगर परमानेंट डेंटिशन के अंदर हुई है तो फिर आप सर्जरी की तरफ जाते हो, लेकिन प्राइमरी में कभी भी सर्जरी नहीं करते, कंजर्वेटिव थेरापी जाते हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये भी हमारा हो गया। अब आगे जाते हैं क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस। क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस को छोड़ दें, इसमें से कोई सवाल नहीं आने वाला, ये बहुत फजूल लिखा हुआ है और कोई काम की बात नहीं लिखी हुई। 3 ऑब्जर्वेशन आखिर में लिखी हुई हैं, अगर पूरा पढ़ो तो आखिर में 3 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर उनको सुन लो 3 बुलेट पॉइंट्स को। पहला बुलेट पॉइंट कह रहा है कि क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस में अटैचमेंट लॉस हो जाना, यानी कि बोन लॉस हो जाना। अगर इंटर प्रॉक्सिमल बोन लॉस हो रही है या इंटर प्रॉक्सिमल बोन लॉस नहीं, इंटर प्रॉक्सिमल अटैचमेंट लॉस हो रही है। अटैचमेंट यानी जंक्शनल एपिथेलियम, क्योंकि अटैच जिंजैवा जो दांत से अटैच होता है ना वो जंक्शनल एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से होता है। तो जब जंक्शनल एपिथेलियम लॉस हो जाता है यानी नीचे चला जाता है तो ऑटोमेटिकली पॉकेट बन जाता है, तो इसको कहते हैं लॉस ऑफ अटैचमेंट। तो अगर ये इंटर प्रॉक्सिमली हो रही है ना तो लिखा हुआ है पहले पॉइंट में, इसका मतलब है कि ये वाकई पेरिडोंटाइटिस की तरफ है, इन्फ्लेमेशन है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है अगर ये फेशियल और लिंगुअल हो रही है तो जरूरी नहीं है ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो सकता है ये पुअर टूथ ब्रशिंग हैबिट्स की वजह से हो। और दूसरा पॉइंट है कि कैरीज और पीटीएल क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? अगर कैरीज पहले हो रही है तो बाद में ऑटोमेटिकली पेरिडोंटाइटिस होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि कैरियस दांत में प्लाक एक्यूमुलेशन ज्यादा होती है। इसके अलावा दूसरी रिलेशन क्या है कि दोनों, अगर पेशेंट ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहा तो दोनों इंडिपेंडेंटली बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इन दोनों का गहरा कनेक्शन है। जब भी क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस होता है तो हमेशा कैरीज होती है। या तो पेशेंट ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा तो क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस हो गया, तो जाहिर है कैरीज भी होगी। अगर पेशेंट ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहा है तो कैरीज है, तो कैरीज की वजह से एक्स्ट्रा प्लाक एक्यूमुलेशन हो जाती है जिसकी वजह से क्रॉनिक पेरिडोंटाइटिस होता है। तो ये खास पॉइंट नहीं है, अगर देखना चाहो तो ये 3 बुलेट पॉइंट्स देख दो, अदरवाइज छोड़ दो उसको। अब चैप्टर के आगे आते हैं, स्क्रीनिंग के बारे में लिखा हुआ है। बेसिक पेरिडोंटल एग्जामिनेशन। बेसिक पेरिडोंटल एग्जामिनेशन बीपीई इंडेक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा गौर से सुनिएगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो पूरा हमारा जो है अपर जॉ, लोअर जॉ, इसको हम 6 क्वाड्रेंट 6 सेक्सटेंट में डिवाइड करते हैं। अच्छा, आप लोगों से मेरा सवाल है कि मुंह के अंदर कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, कोई बताएगा? सर 4। हाँ, 4 होते हैं। 4। शाबाश शाबाश। सेक्सटेंस हमेशा 6 होते हैं। उसमें क्या होता है कि अपर को 3 में डिवाइड करते हैं, लोअर जॉ को 3 में डिवाइड करते हैं। कैसे 3 में करते हैं? पहला सेक्सटेंट में आता है सेकंड मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड प्री मोलर, फर्स्ट प्री मोलर, यानी कि 1/6 से लेकर 1/4 तक पहला सेक्सटेंट। दूसरे सेक्सटेंट में आता है कैनाइन टू कैनाइन। तीसरे सेक्सटेंट में आता है 2/4 से लेकर 2/6 तक। तो ऊपर के हो गए 3 सेक्सटेंट, इसी तरह नीचे भी चौथा, पांचवा, छठा सेक्सटेंट इसी स्टाइल के अंदर। हर सेक्सटेंट में आपको एक दांत सिर्फ मेजर करना होता है। पहले सेक्सटेंट के अंदर आपको मोलर मेजर करना है 6, दूसरे सेक्सटेंट के अंदर आपको इंसाइजर मेजर करना है 1, तीसरे सेक्सटेंट के अंदर मोलर, चौथे के अंदर मोलर, पांचवे में इंसाइजर 1, छठे में मोलर 6। हर सेक्सटेंट के अंदर सिर्फ एक दांत के अंदर आपने प्रोब डालना है। कौन सा प्रोब डालना है? WHO प्रोब, जिसको प्यार में कहते हैं CPITN प्रोब। CPITN प्रोब, कम्युनिटी पेरिडोंटल इंडेक्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड्स। ये सबको याद होगा, पेरियो में ऐसा रटवाते थे ये, उफ। और इसके अंदर 0.5 मिलीमीटर की बॉल होती है और उसके बाद 2 कलर कोडिंग होती है, ब्लैक कलर कोडिंग। एक होती है 3.5 टू 5 पॉइंट, दूसरी 8.5 टू 11.5। सिर्फ आपकी काम की है 3.5 टू
5.5 वाली कलर कोडिंग, बाकी काम की नहीं है। अब अब सुनिएगा, बीपी इंडेक्स पे आते हैं। इसमें इन्होंने अब आपने एक दांत को मेजर किया, आपने यानी कि WHO प्रोब चलाया, यानी कि पहले सेक्सटेंट के मोलर पे चलाया, ऐसे आपको अंदर डालना है सल्कस के अंदर। अगर खून निकला, कैलकुलस नहीं है तो अगर ना खून निकला ना कैलकुलस है, आप लिखोगे 0। सिर्फ खून निकला लिखोगे 1। खून भी निकला, आपको कैलकुलस भी नजर आया, लिखोगे 2। खून भी निकला, कैलकुलस भी नजर आया, और आपने देखा पॉकेट भी है ये, लेकिन पॉकेट है 4 मिलीमीटर वाला पॉकेट है, यानी कि जो ब्लैक कलर कोडिंग है 3.5 to 5.5, वो आधी पॉकेट के अंदर चली गई है और आधी बाहर है, आधी अंदर चली गई है, तो आप स्कोर दोगे 3। लेकिन अगर आपने पीडीएल प्रोब अंदर डाला, पूरा अंदर चला गया, यानी कि ब्लैक कोडिंग डिसअपियर हो गई, इसका मतलब है जो पॉकेट है वो 5.5 से ज्यादा है, क्योंकि 5.5 वाला पूरा अंदर चला गया, तो स्कोर दोगे 4। और एक और स्कोर होता है, वो होता है अगर फर्केशन के अंदर चला गया, इसका इस पर स्टार लगा देते हो, स्टार की साइन देते हो, उसका मतलब है फर्केशन इन्वॉल्वमेंट। तो ये बेसिकली स्कोरिंग होती है, हर दांत की आपको स्कोरिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और गहरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो बच्चे हैं 7 साल से 11 साल के बच्चों में, आपको करना है सिंपल बेसिक पेरिडोंटल एग्जामिनेशन। सिंपल का क्या मतलब कि स्कोर सिर्फ 0, 1, 2 काउंट होगा, 3 और 4 वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जिंजाइवल स्टेबिलिटी नहीं होती। ऑटोमेटिकली सल्कस बहुत बड़े होते हैं और वो मिस डायग्नोस हो सकते हैं एज अ पॉकेट, एक्चुअल में वो पॉकेट नहीं होंगे, वो डीप सल्कस कहलाते हैं। और बाकी 11 साल के ऊपर वाले बच्चों में 12 से 18 साल में आप कंप्लीट बीपी एग्जामिनेशन करते हो। इम्प्लांट वाले दांतों में आप बीपी एग्जामिनेशन नहीं करते। ठीक है, तो अगर ये कोई रिपीट करना चाहता है बीपी एग्जामिनेशन, आखिरी मेरा ख्याल है इंशाल्लाह 12:05 तक हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट हम एंडिंग की तरफ है, आखिरी 20 मिनट है हमारे पास। ये कोई रिपीट करना चाहता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बीपी। सर बीपी इंडेक्स में हमारे पास जो स्कोर होते हैं वो 5 होते हैं। पहले पहले तो हमारे पास होता है जिसमें नो ब्लीडिंग और नो कैलकुलस हो, देन सेकंड में ब्लीडिंग हो, फिर तीसरे और फिर सेकंड जो हमारा होता है उसमें ब्लीडिंग और कैलकुलस हो, और हमारा थर्ड जो स्कोर होता है उसमें ब्लीडिंग, कैलकुलस और पॉकेट फॉर्मेशन हो 4 mm। और हमारे पास फोर्थ वाला जो होता है उसमें होता है ब्लीडिंग, कैलकुलस और पॉकेट जो होता है ग्रेटर देन 5.5 होता है, और 6 में स्टार बना देते हैं, मतलब फर्केशन इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। और आपने ये बताया था कि इम्प्लांट वाले में बीपी नहीं करते, और 12 to 18 ईयर्स में हम बीपी स्कोर करते हैं। पूरा करते हैं। और 7 से 11 साल में क्या करते हैं? सर वो मैंने नोट नहीं किया, शायद निकल गया से। सर वो आप 0, 1, 2 स्कोर को सिर्फ कंसिडर करते हैं 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज में। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सर रिपीट करें, क्या करते हैं 7 to 11 ईयर्स में? सिंपल बीपी इंडेक्स करते हैं, यानी 0, 1, 2 स्कोर काउंट होगा, 3, 4 काउंट नहीं होगा। आया, सुनाई दिया? जी जी सर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड चलूंगा, मैं नहीं चाह रहा जूम का दूसरा लिंक बनाना पड़े, आखिरी 10 मिनट है हमारे पास। तो अब 2 टॉपिक्स हमारे रहते हैं ना, 2 टॉपिक्स हमारे रहते हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक रहता है हमारा, वो है लोकल रिस्क फैक्टर्स और जनरल रिस्क फैक्टर्स। लोकल रिस्क फैक्टर्स मतलब कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं लोकल के अंदर? सबसे पहले आता है, सॉरी, हाँ, लोकल के अंदर सबसे पहले आता है माल ऑक्लूशन। अगर माल ऑक्लूशन होगी ना, तो फिर लोग किसके रिस्क फैक्टर्स हैं? जिंजेवाइटिस और पीटीएल डिजीज के। तो माल ऑक्लूशन होगी तो जाहिर सी बात है ब्रशिंग करना मुश्किल होगा। और इसमें एक बात लिखी हुई है, अगर एंगल क्लास 2 क्या कहते हैं, इंक्रीज ओवर बाइट है, तो फिर क्या होगा? इंक्रीज ओवर बाइट है या क्लास 2 है तो क्या होगा कि ओवर बाइट का मतलब है वर्टिकल ओवरलैपिंग, तो नीचे के दांत है ना ऊपर के पैलेटल मार्जिनल जिंजाइवा को हिट करते हैं, तो फिर रिसेशन हो जाएगी पैलेटली।
ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। लेकिन अगर अपर के इंसाइजर्स थोड़े से रेट्रोक्लाइंड है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हिट करेंगे लोअर इंसाइजर के लेबियल म्यूकोजा को, लेबियल जिंजेवा को, तो लोअर के लेबियली रिसेशन होगी। तो ये रिस्क फैक्टर नंबर पहला माल ओक्लूजन। अगर इंक्रीज ओवर बाइट है, फॉर एग्जांपल हाँ, ये ऊपर के दांत ज्यादा नीचे हैं, मतलब ओवरलैपिंग ज्यादा है, तो नीचे के दांत हिट करेंगे ऊपर वाले दांत को पीछे से। और दूसरा है, ऊपर के दांत अगर रेट्रोक्लाइंड है तो वो नीचे वाले दांत को हिट करेंगे आगे से। तो उससे क्या होगी, लोअर की लेबियल रिसेशन होगी, अपर की पैलेटल रिसेशन होगी। दूसरा रिस्क फैक्टर है ट्रॉमेटिक डेंटल इंजरी, फॉर एग्जांपल जो भी होती है ना, लग्जेशन और इंट्रूजन, उसमें पीडीएल डैमेज हो जाता है। तीसरा है प्लाक रिटेंटिव फीचर्स, उसके अंदर क्या आ गया, टेलॉन कस्प आ गया, डेंस इन्वेजिनेटस आ गया, सुपर न्यूमरी टीथ आ गया, इनेमल पर्ल्स आ गया, रूट ग्रूव्स आ गए। क्योंकि जो भी चीजें डिप्रेशन हो या एलिवेशन हो वो प्लाक अक्यूमुलेशन का बायस बनती हैं। तो ये सारे नाम लिख दो आप। ये तो थे नेचुरल। एक होते आइट्रोजेनिक, फॉर एग्जांपल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस, डेंचर हो गया प्रोस्तो का, पुअर क्राउन ओवरहैंग रेस्टोरेशन, तो ये सारे प्लाक अक्यूमुलेशन के रीजंस बनते हैं। तो ये सारे लोकल रिस्क फैक्टर्स हो गए। जर्नल में दो नाम आते हैं, डायबिटीज और स्मोकिंग। डायबिटीज कैसे अफेक्ट करती है, 3 पॉइंट्स याद रखो। नंबर वन ये कि नंबर वन पॉइंट, इम्यून सिस्टम को वीक कर लेती है। दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूट्रोफिल की एक्टिविटी को डिक्रीज कर लेती है, फॉर एग्जांपल उसका कीमोटेक्सिस, उसका अडियरेंस और उसका फेगोसाइटोसिस सब डिक्रीज कर देती है। और तीसरे नंबर पे वो क्या करती है, डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, इनसोल्यूबल ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज इतना होता है, तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, उसमें वो ग्लूकोज मिल जाता है, तो ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पड़े हुए होते हैं, वो इनसोल्यूबल होते हैं, तो वो जाके मैक्रोफेजेस से मिलते हैं। मैक्रोफेजेस वहां पे बाइंड करता है और फिर साइटोकाइंस को इंक्रीज कर लेता है। साइटोकाइंस क्या है, ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से लोकल टिश्यू इंजरी होती है। तो डायबिटीज कैसे एक्ट करता है, 3 तरीकों से। नंबर वन, डायबिटीज 3 तरीकों से एक्ट करता है। नंबर वन, वो इम्यून सिस्टम को वीक करता है। नंबर टू, न्यूट्रोफिल की एक्टिविटी को कमजोर बनाता है। नंबर थ्री, में एक ऐसा इनसोल्यूबल प्रोडक्ट पैदा करता है जिससे मैक्रोफेजेस बाइंड करता है, और उसकी बाइंड करने की वजह से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, और साइटोकाइंस का काम है इन्फ्लेमेशन को बढ़ाना। तो ये 3 चीजें हो गई। अब स्मोकिंग बेसिकली क्या करता है, स्मोकिंग नंबर वन, इम्यूनोग्लोबिन ए को डिक्रीज करता है। इन शॉर्ट, इम्यून सिस्टम खराब, इम्यूनोग्लोबिन ए को डिक्रीज करता है। नंबर टू, टी सेल्स को डिक्रीज करता है, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स को। ये अक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है, टी लिम्फोसाइट्स। और नंबर थ्री, फेगोसाइटोसिक एक्टिविटी को डिक्रीज करता है इम्यून सेल की। और नंबर फोर, जो पेरियोडोंटल पैथोजेंस हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ा देता है। तो 4 तरीकों से अफेक्ट करता है। लेकिन वो इतना नजर नहीं आता, वो इतना नजर क्यों नहीं आता, पिंकिश और इतना रेडिश जिंजाइवा नजर नहीं आता है। क्यों, क्योंकि जो उसके अंदर निकोटीन होता है वो वेजो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी करता है, वेजो कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से पेरियोडोंटाइटिस होने के बावजूद भी जो जिंजाइवा होते हैं वो पिंक होते हैं, वो रेड नहीं होते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो पीडीएल होता है, पीडीएल पेरियोडाइटिस होता है, लेकिन वो मास्क हो जाता है क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट की वजह से। लेकिन अदरवाइज होता है, क्यों होता है, 4 बातों की वजह से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आ सकते हैं कि स्मोकिंग क्यों कराती है, डायबिटीज क्यों कराती है। तो अब अगर कोई पूछे आपसे कि रिस्क फैक्टर बताओ, सवाल अगर शॉर्ट ऐसे तो ये है, अगर आप लिखोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स, एक लोकल एक जर्नल। लोकल के अंदर 3 चीजें आती हैं, नंबर वन माल ओक्लूजन, नंबर टू ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई, और नंबर थ्री प्लाक रिटेंटिव फीचर्स। और जर्नल के अंदर 2 होते हैं, डायबिटीज और स्मोकिंग, बस। फिर आगे उसको बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हो कि प्लाक रिटेंटिव फैक्टर्स के अंदर इन्वेजिनेटर्स आता है, टेलॉन कस्प आता है, सुपर न्यूमरी टीथ आता है, पार्शियल डेंचर आता है, पुअर फिलिंग आता है, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस आता है, सब लिख दो। और डायबिटीज कैसे करता है उसके 3 पॉइंट्स लिख दो, और स्मोकिंग कैसे करता है उसके 4 पॉइंट लिख दो। कि इम्यूनोग्लोबिन ए को कम करता है, टी सेल को भी कम करता है, फेगोसाइटोसिस को भी कम करता है, और पेरिडोनल पैथोजेंस को बढ़ा देता है। डायबिटीज क्या करता है, इम्यूनिटी को कम करता है, और
न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, और नंबर 3 ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जिससे मैक्रोफेजेस बाइंड करता है और साइटोकाइन रिलीज होते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। इतना बोल दोगे काफी है। माल ऑक्लूजन की डीप में अगर जाना चाहते हो जाओ, वरना जरूरी नहीं है कि क्लास 2 सर से क्या। बता दें स्मोकिंग। स्मोकिंग का रिपीट कर दूं? अच्छा, स्मोकिंग में बेसिकली क्या होता है, नंबर 1 इम्यूनोग्लोबिन ए को डिक्रीज करेगा जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इन शॉर्ट इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। तो कैसे करेगा? इम्यूनोग्लोबिन ए को डिक्रीज किया, टी लिम्फोसाइट्स को डिक्रीज किया, और फेगोसाइटिक एक्टिविटी को डिक्रीज किया। 3 चीजें डिक्रीज कर दी और पैथोजेंस को बढ़ा दिया, तो फिर ऑटोमेटिकली पेरिडोंटाइटिस हो जाएगा। ठीक है। अब सर सर वो लोकल रिस्क फैक्टर्स में एक माल ओक्लूजन है, एक प्लाक रिटेंटिव फैक्टर्स है, और तीसरा क्या था? ट्रॉमेटिक डेंटल इंजरी, मतलब जिसमें आता है एवल्जन, आता है इंट्रूसिव लक्सेशन, ये जो सारे आते हैं ना, सब लक्सेशन, एक्सक्लूसिव लक्सेशन, उनमें पीडीएल डैमेज होता है ना हल्का फुल्का, उसी वजह से। ओके। अब एक और सवाल आ सकता है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की वजह से पेरी क्या अफेक्ट पड़ता है? ऑर्थोडोंटिक्स कोई करवा रहा है, लेट से मेरी ऑर्थोडोंटिक थेरापी ट्रीटमेंट चल रही है, तो मुझे क्या नुकसान हो सकते हैं? नंबर 1, मुझे जिंजिवाइटिस हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अप्लाइंसेस होंगे ना उसकी वजह से, तो फिर प्लाक, टूथ ब्रशिंग करना मुश्किल होती है, कॉमन सेंस की बात है। खास तौर पे जहाँ पे मोलर्स में जो बैंड्स लगे हुए होते हैं मेटल के चारों तरफ, सराउंडिंग बैंड्स, तो वहाँ पे इतना प्लाक फंस जाता है। दूसरा, जिंजैवल इनलार्जमेंट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कभी कभी एक फिक्स प्लेट भी लगाई जाती है पैलेटली, तो वो हिट करती है पैलेटल जिंजैवा को, मार्जिनल जिंजैवा को, तो वो उसका इंटरडेंटल पेपिला होता है ना, एंटीरियर का पैलेटल, पैलेटल पैलेटल इंटरडेंटल पेपिला ऑफ एंटीरियर टीथ, अपर एंटीरियर पैलेटल, ठीक है ना, तो वो रोल्ड आउट होके वो इनलार्जमेंट हो जाती है, वो फिक्स अप्लायंस की वजह से, एक्रेलिक प्लेट होती है। तीसरा जो होता है वो है अपाइकल रूट रिजॉर्प्शन, क्योंकि ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट होती है ना, तो थोड़ी सी चांसेस होता है रूट रिजॉर्प्शन होने की वजह से। जब रूट रिजॉर्प्शन होगी ना अपाइकली, तो जाहिर से पीडीएल भी वहां पे गायब हो जाएंगे और बोन लॉस भी हो सकती है। और चौथा नुकसान हो सकता है जिंजैवल रिसेशन, वो मैंने पहले भी बताया था। जब बक्कली दांत टिल्ट हो रहे हैं, लेबियली दांत को हम टिल्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लेबियली जिंजैवल रिसेशन हो जाए। तो 4 प्रॉब्लम्स आप याद रखें होते हैं। तो रिपीट करेगा ये 4 प्रॉब्लम, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की वजह से क्या 4 प्रॉब्लम होता है? फिर जिंजिवाइटिस होती है, जिंजाइवल एनलार्जमेंट होती है, अटैचमेंट एंड बोन लॉस और जिंजाइवल रिसेशन। जिंजिवाइटिस हमारे पास प्लाक रिटेंशन की वजह से होती है, टूथ ब्रशिंग सही से नहीं होती है, ओरल हाइजीन मेंटेनेंस नहीं होती, इस वजह से। जिंजाइवल एनलार्जमेंट हमारे पास जो पैलेटल इंटरडेंटल पेपिला होता है ना, वो रोल अप हो जाता है, इसकी वजह से जिंजाइवल एनलार्जमेंट हो जाती है। और बोन लॉस हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से, ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस की वजह से बोन लॉस होती है। और जिंजाइवल रिसेशन लेबियल मूवमेंट होती है इंसाइजर्स की, जिसकी वजह से जिंजाइवल रिसेशन होती है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और 5वां पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, 4 याद कर लें। और तीसरे पॉइंट में ये भी याद रखें कि जो बोन लॉस है उसके अंदर बेसिकली अपाइकल रूट रिजॉर्प्शन स्टार्ट में वो होती है, उसके बाद बोन लॉस होती है। तो सबसे मेन चीज़ है अपाइकल रूट रिजॉर्प्शन होती है, और उसके बाद फॉलोड बाय पीडीएल लॉस और बोन लॉस होना शुरू होती है। और वो इसी वजह से होती है, एक्सेसिव फोर्सेस की वजह से, नॉर्मली नहीं होती। जैसे डॉक्टर सबा ने कहा, जब एक्सेसिव फोर्सेस की वजह से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिंजाइवल इनलार्जमेंट में जैसे रोल्ड आउट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोल्ड अप हो जाते हैं इंटरडेंटल पेपिला बिटवीन इंसाइजर्स। लेकिन क्यों होता है? फिक्स अक्रेलिक प्लेट की वजह से होता है, क्योंकि वो पैलेट पे होती है। और जिंजाइविटिस तो वैसे ही उन्होंने बता दिया कि पुअर ब्रशिंग करने की वजह से। और खास तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है टिपिंग मूवमेंट ज्यादा खतरनाक होती हैं। 2 किस्म की ऑर्थो मूवमेंट होती है, एक टिपिंग और बॉडीली। टिपिंग मूवमेंट में ज्यादा चांस होता है जिंजाइविटिस